नमस्कार। क्या आप भी आर्थराइटिस के पेन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल अभी इतना बढ़ गया है कि चलना फिरना उठना सब कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है? तो नॉट टू वरी, ये भी आप बहुत ही आराम से इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करेंगे, अपने खान पान में थोड़े से चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे रिलीफ पा सकते हैं। इवन वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। बेसिकली अर्थराइटिस तो 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होते हैं दैट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों में देखा जाता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में होता कुछ नहीं है, उसमें हमारी जो बोन डेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है और ये एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। बट ये जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एक हेल्थ कंडीशन होती है। हेल्थ कंडीशन में जैसे वेयर एंड टेयर के थ्रू आपके जो जॉइंट्स है उनके बीच का सिनोवियल फ्लूइड जब कम होने लगता है, ठीक है, तो जो जॉइंट के बीच की कार्टिलेज होती है वो आपस में घिसना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से यानी कि जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो घिसेंगे और वही जो जॉइंट में कार्टिलेज घिसती जाती है तो आपके बोन्स के बीच का जो ये गैप होता है ना, जो गैप कार्टिलेज की वजह से होता है वो गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन यानी कि वो जो घिसना ज़्यादा होने लगता है और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेन। और जब ये रबिंग ज़्यादा हो जाती है यानी कि उस कंडीशन में भी आपको चलना फिरना है, काफ़ी ज़्यादा आप चल भी रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको स्वेलिंग भी आ जाए एज अ रिजल्ट। और ये सब होता क्यों है? बिकॉज आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो चुका है। तो हमें करना क्या होता है? बेसिकली तो हर एक प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे ठीक है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं। तो आर्थराइटिस के सिम्टम्स यही रहेंगे, आपको जॉइंट में पेन फील होगा, आपकी जो मूवमेंट है इवन आपकी फैलेंजेस यानी कि फिंगर्स को भी मूव करने में आपको पेन होगा, हर एक जॉइंट में स्टिफनेस आएगी, रात में जब भी आप सोते हैं ठीक है मॉर्निंग में उठने को नहीं होता है, पूरा बॉडी अकड़ा हुआ होता है, तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन आपके जॉइंट में आपको स्वेलिंग, रेडनेस, कभी कभी टच आप करोगे तो वहाँ वार्म फीलिंग आती है यानी कि हीटिंग या जलन सी फील होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं आर्थराइटिस के। अब चूँकि आर्थराइटिस टाइप्स कई सारे होते हैं, तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस वो एज फैक्टर की वजह से होता है टाइम टू टाइम, जैसे आप जैसे ओल्डर होते जाते हैं तो वो प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, हेरिडिटरी भी होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो मे बी पॉसिबल कि ये आपको भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी होगा ही। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक है बिल्कुल प्रॉपर रखते हैं, नो जंक, नो पैक फूड, नो बाहर का खाना, प्रॉपर खाना लेंगे, आप हेल्दी फूड लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी बैलेंस रहे यानी कि आप स्ट्रेस ले रहे, स्ट्रेस बैलेंस करना आपको आता है जिसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपको नहीं छू पाएगी। लेकिन हर किसी के लिए करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि आप कैसे आप पता करेंगे। ये तो सिम्टम्स हो गए, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई सारे टेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। लाइक आरए के लिए आपके लिए अलग टेस्ट होता है, कुछ एक्सरेज निकलवाते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और उस समय आपका सीआरपी कितना है, आपका ईएसआर कितना है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा। और ईएसआर सीआरपी ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन का परसेंटेज कितना है यानी कि किस इंटेंसिटी तक इन्फ्लेमेशन पहुंच चुका है, अब वो पता करने के लिए किए जाते हैं। तो जब आपको ये पता चल चुका है कि आपको आर्थराइटिस है तो अब एटलीस्ट आप अपने लिए स्टेप्स उठाएंगे। तो सबसे पहले आपको चेंज करने होते हैं अपने फूड, तो उसमें आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या बाहर निकालना है और क्या इंक्लूड करना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ये बता देती कि आपको क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको चाय या कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो कंट्रोल्ड वे में लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि आपको दूध नुकसान करता है, मे बी आपके डाइजेशन को गड़बड़ कर रहा है, तो एटलीस्ट दूध या दूध से बने हुए आइटम को आप कुछ दिनों के लिए
अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। और है तो गाय का दूध में, ठीक है, गाय के दूध में प्रोटीन सफिशिएंट रहता है, फैट कम रहता है, और ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी को भी पूरा करता है। तो गाय का दूध अगर आपको सूट करता है तो आप गाय का दूध लीजिए। और इसके बाद आपको क्या नहीं लेना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये अवॉइड करना है, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस आप ज़्यादा मत लीजिए। एंगर इशू है तो उस पर काम करिए। और इसके बाद आपको जंक फूड, पैक्ड फूड और जो बाहर के ट्रांस फैट वाले फूड्स होते हैं उन्हें टोटली अवॉइड करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट फूड पे आते हैं। सबसे पहले आपका हाइड्रेशन, यानी कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी सिनेवियल मेम्ब्रेन की ड्राइनेस को रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए आपको 2.5 से 3 लीटर पानी एटलीस्ट ज़रूर लेना है। और कोशिश करें कि आप ठंडा पानी नहीं लें, हो सके तो गुनगुना पानी अपने गुनगुना करके पानी लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर लीजिए। और उसके बाद हम आते हैं फैट पर, ठीक है। फैट आपको ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट अवॉइड करने हैं, लेकिन घी यानी देसी घी, गाय का देसी घी आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। वो आपके जॉइंट में जो लुब्रिकेशन ख़त्म हो रहा है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, यानी कि वो लुब्रिकेट करेगा आपके जॉइंट्स को। तो कोशिश करिए कि आप गाय का घी लीजिए और ओमेगा 3 रिच फूड लीजिए, यानी कि अलसी के बीज इंक्लूड करिए। और ओमेगा 3 के लिए कई सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, उनमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। और नट्स, ठीक है, नट्स जितने भी रहेंगे, लाइक है बादाम है, आपका अखरोट है, कैश्यू है, पिस्ता है, और 7 सीड्स का एक कॉम्बिनेशन आता है जो आपको पतंजलि स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। इन सब को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि नट्स को आप सोक करके लीजिए। ओवरनाइट सोक करके लेंगे तो वो उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएंगे, तो और तो उसकी टॉक्सिसिटी भी निकल जाएगी, जो आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद फाइबर कंटेंट आपको अपनी डाइट में बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। अराउंड 30 ग्राम से 40 ग्राम फाइबर आपको ज़रूर रखने हैं। उसके लिए आप फाइबर रिच फूड लीजिए, लाइक आप सैलड इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप सब ले सकते हैं। खट्टे फ्रूट जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लाइक लेमन है, बहुत खट्टे फ्रूट जिनसे अगर आपको इशू हो रहा है तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। उनमें सिट्रस यानी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होगा, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और विटामिन ई जो आपको नट्स और सीड से मिलेगा, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल रिलीज हो रहे हैं जो कि आपकी जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये जितने एंटीऑक्सीडेंट हैं उस डिस्ट्रॉय को रोकेंगे, ठीक है, और आपकी सेल्स को रीजनरेट होने में हेल्प करेंगे। और इसके बाद विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी के लिए आप मोरिंगा इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, और फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करिए। अगर आपको सूट करते हैं तो आप ज़रूर इंक्लूड करें, वो आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। और इसके साथ ही साथ वो आपके डिफिशिएंसी, विटामिन बी की डिफिशिएंसी जो कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी मसल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके मूड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर इंक्लूड करें विटामिन बी रिच फूड, ओके, जिसमें B9, B12, B3 सब इंक्लूड रहेंगे। तो B9 यानी कि फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज फॉलिक एसिड आपकी सेल रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो फॉलिक एसिड के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करिए, जो कि आपके सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद B12 के लिए मोरिंगा मैंने बताया आपको। ए के लिए जितने भी कलर फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, ऑरेंज, रेड कलर, वो सब अपनी डाइट में आप इंक्लूड करिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिकॉज ये आपकी जो एपिथेलियल सेल जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करता है विटामिन बी। और विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में ज़रूर जाइए। सनलाइट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ये बोन का इशू है, ओके। तो बोन हमारे स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए। तो अगर आप सनलाइट में रेगुलर जाते हैं, वहीं बैठ के अपने आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपकी बोन हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं तो आप उन्हें ज़रूर इंक्लूड।
और छाछ और दही को हो सके तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए, बिकॉज वो आपके जॉइंट पेन को ट्रिगर कर सकता है। और प्रोटीन डाइट आप नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम नहीं लेंगे इस टाइम पे, बिकॉज प्रोटीन के डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अब चूँकि आपका डाइजेशन अभी वीक है इस टाइम पे, तो जब भी आपका डाइजेशन इन्हांस हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में इंक्लूड करें। लेकिन नॉर्मल प्रोटीन आपको लेना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो उसके लिए आप स्प्राउट इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप मूंग के स्प्राउट इंक्लूड करिए जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। और गाय का दूध इंक्लूड करिए। और जो भी प्रोटीन जिस सोर्स नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन चूँकि आप नहीं लेंगे, नॉर्मल रेंज में ही लेंगे, तो गाय का दूध और ये दालें हैं और लेंटिल्स हैं, ठीक है, लेग्यूम्स हैं, इन सब को आप सोक करके लीजिएगा। ओवरनाइट सोक करके लेंगे तो इनके भी टॉक्सिन्स निकलेंगे और एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे, जो कि आपके जॉइंट पेन को ट्रिगर नहीं करेंगे। हो सके तो गेहूं कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, बिकॉज गेहूं में जो ग्लूटेन होगा वो आपके जॉइंट पेन को ट्रिगर कर सकता है। इवन अगर आप राइस लेना चाहें तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। और अगर आपको ब्राउन राइस नहीं जमता है, मतलब नहीं सूट करता है, आपको वाइट राइस ही लेने हैं, तो वाइट राइस में भी आप लेंगे जिनमें स्टार्च कम हो, यानी कि अब पुराना बासमती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन केवल राइस नहीं लेना है, राइस को आप खिचड़ी बना के लेंगे, तब वो इजीली डाइजेस्टेबल होगा। खिचड़ी में आपका थोड़ा दाल होगा और काफ़ी सारी सब्जियां होंगी, ठीक है। वो सब्जियां लीजिए, उसमें अच्छे से हींग जीरे का तड़का डालिए और घी डाल के लीजिए, ओके। तो वो आप ले सकते हैं, वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। तो फूड वही लीजिए जो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। और सबसे पहले अपने गट को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। मेरा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का जो भी वीडियो है उसे आप देखिए और अपनी डाइट में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इंक्लूड करिए और अपनी गट हेल्थ को अच्छा करिए। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट आप रिफाइंड नहीं लेंगे, यानी कि जो मैदा, शक्कर है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी, बेकरी आइटम अवॉइड करनी है इस टाइम पे। पैकेट फूड तो बिल्कुल नहीं लेनी है। प्रिजर्वेटिव बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करते हैं आपके जॉइंट पेन को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने में आपकी बॉडी में। तो पैकेट वाले फूड को आप टोटली नो करें इस टाइम के लिए, एटलीस्ट इस टाइम के लिए, जब तक कि आपकी सिचुएशन बैलेंस नहीं हो जाती है। बिकॉज जो क्रेविंग होती है, वो जो क्रेविंग आती भी है ना, वो भी हमारा गट गड़बड़ होने की वजह से ही आती है ये क्रेविंग। तो अगर आपका गट इम्प्रूव हो जाएगा, अगर आप अच्छा फूड लेंगे, तो धीरे धीरे क्रेविंग भी जाएगी, ठीक है। तब आप हेल्दी फूड भी ले पाएंगे। और इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट चूँकि आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, और जो भी लेंगे आप सोप फॉर्म में, ठीक है। लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, इनको आप सोक करके लेंगे, वही आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चाहे तो थोड़ा कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी आपके जॉइंट की लुब्रिकेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। बट आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। नॉर्मल पैराशूट कोकोनट ऑयल नहीं लेना है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको जहाँ भी अवेलेबल हो, उसे आप अपनी डाइट में 1 स्पून से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खाने के साथ ले सकते हैं, वो आपको फ़ायदा करेगा। और फाइबर इंटेक आपको रखना ही है। फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लीजिए, वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में लीजिए, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है सभी फ़ायदेमंद है, वो आप लीजिए, ठीक है। तो क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और अपने डाइट को आप जब प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। अगर आपको और भी कई ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस की, और साथ आपको डायबिटीज़ भी है, थायराइडिज्म भी है, तो उसके लिए जो डाइट होगा वो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होगा। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिलेगा, ठीक है। बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें, ये एक जनरल गाइडलाइन होता है जो हम आपको बताते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो डिफ़र करता है कि आपको एक प्रॉब्लम के साथ अगर और कई सारी प्रॉब्लम होती हैं तो उसमें आपको ये डाइट सूट करेगा नहीं करेगा। मोस्टली तो ऐसा होता है कि ये जनरल है तो ये करीब करीब सबको सूट कर जाता है। तो कोई नहीं, आप ये सब डाइट फॉलो करिए। अगर कोई भी इशू होता है तो आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है। तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।